नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं आज से आपको संविधान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे यूपी पीसीएस हुआ, राजस्थान पीसीएस हुआ, एमपी पीसीएस हुआ, जितने भी राज्य हैं पीसीएस में पूछे जाने वाले सवालों को एक साथ संकलित करने में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो ठीक है, मैं आज से आपको बताना चाहता हूं। और ये यूपीएसआई, एमपीएसआई, संविधान सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो जैसे मैं शुरुआत करना जा रहा हूं। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इसी 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। कभी कभी यही पूछ देते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे 1909 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो आपको बताना है 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में। मतलब भारत की सामग्री नियुक्त इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उस समय, इससे 1858 से पहले कंपनी शासन कर रही थी भारत पर। तो कंपनी का शासन ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने अंडर में कंपनी को ले लिया और कहा कि आज के बाद में शासन हम करेंगे और हमारे के द्वारा वहाँ पे रूल बनाया जाएगा। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं कि किस सन में किया गया था महारानी विक्टोरिया को, तो 1858 में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार किसको कहते हैं? यही मार्ले मिंटो सुधार है 1909 में। तो कभी कभी आपको से यही पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन से सन को, अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो आप मार्ले मिंटो सुधार याद रखना है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है मुस्लिम, जो मुस्लिम को मैंने अभी आपको बताया था, मुस्लिम लोगों के लिए वही पृथक निर्वाचन प्रणाली। हाँ, जैसे आगे दिया गया हुआ है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो वही मार्ले मिंटो सुधार। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चनों में इसके बारे में बता चुका हूँ। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। इसी प्रकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909 में प्रांतों में दोहरा शासन लागू हो गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों से गठित था, वो सदस्य कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाता है 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों से गठित था, वो तो सदस्य कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो आप लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स करके आप याद कर सकते हैं। इनका मतलब अगर आपको टफ लगता है तो आप लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स ये याद रखिए 3 नाम। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और इसी को कहा जाता है कि ये सबसे वृहद अधिनियम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में जो बातें कही हैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम से मतलब संविधान को जो लागू किया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बहुत सारी चीज़ें उसी में ही हैं, जस की तस वैसी की वैसी लगाई गई हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। ठीक है, सुमेलित है। भारत सरकार अधिनियम 1909 प्रांतों में द्वैत शासन 1919। ठीक है, और अगर प्रांतों में द्वैत शासन है, इसी तरीके से मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, स्वतंत्र कर दिए गए थे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। ठीक है, इसमें मुस्लिमों को अलग भी किया गया था, ये याद रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या था? सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, महारानी विक्टोरिया को भारत का
ने सौंप दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में मैंने आपको कुछ थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस समय इसमें उद्देश्य इसका ये था, भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, इसका उद्देश्य कभी कभी पूछ दिया जाता है क्या उद्देश्य था, तो भागीदारी को, भारतीय भागीदारी को बढ़ाना था। और इस समय इस अधिनियम में भारत के सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू। कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि इस समय सचिव कौन थे या वायसराय कौन थे। जैसे वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड। बहुत आप चेम्सफोर्ड ये पूछ दिया जाता है 1919 में इस अधिनियम के तहत। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है पीसीएस के पेपरों में। तो राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो स्थापना उसको एक दो श्रेणियों में बांट दिया गया था राज्यों में द्वैत शासन को, कि हस्तांतरित विषय और अहस्तांतरित विषय में। ठीक है, द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। इसी के तहत द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना कर दी गई थी। एक थी उपरिषदन राज्य परिषद जिसे कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होती थी। उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो उपरिषदन राज्य परिषद में 60 सदस्य जो होते थे, वो होते थे 60 सदस्य कुल होते थे। ठीक है, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत किए जाते थे। मतलब 34 को तो निर्वाचन से आना है, लेकिन जो 26 हैं मनोनीत करते थे अंग्रेज लोग अपने ही द्वारा। किसी को बैठाल देते थे, जिसको चाहते थे उसको बैठालते थे, जिसको नहीं चाहते थे उसको नहीं देते थे। और मोस्टली ये 26 जो होते थे जो मनोनीत किए जाते थे, ये अंग्रेज ही हुकूमत में रहते थे। ठीक है, और निचला सदन जो होता था वो केंद्रीय विधानसभा होती थी, जो जिसे इंग्लिश में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता था। वो 3 साल के लिए होती थी। आपको याद रखना है, ऊपरी सदन राज्य परिषद 5 वर्ष के लिए 60 सदस्य, 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत। दूसरी, निचला सदन, ऊपर सदन मतलब राज्य परिषद, निचला सदन मतलब केंद्रीय विधानसभा, जो 3 वर्ष के लिए होती थी और उसमें 144 सदस्य होते थे। ठीक है, और इन 144 में 104 निर्वाचित होते थे और 40 होते थे वो क्या होते थे, मनोनीत होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ऊपरी सदन ये विधानसभा है, ये राज्य परिषद है, ये केंद्रीय विधानसभा है। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको बताना चाहता था, इससे रिलेटेड थी। जैसा कि किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। जो पहले प्रांतों में थी 1919 के अधिनियम में, वो द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित कर दिया गया था 1935 में। मतलब प्रांतों की खत्म कर दी गई थी स्वायत्तता, और अब 1935 में ये केंद्र में द्वैत शासन आ गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था 1935 में। संघीय प्रणाली मतलब केंद्र ही सर्वोपरि है। भारत में सचिव पद के लिए किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। 1922 में यह किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान है, तो उसमें जो भारतीय हैं उनकी इच्छा अनुसार, मतलब उनकी सुख सुविधाओं को देखते हुए ये संविधान निर्माण करना चाहिए। क्योंकि वो जानते थे अगर ऐसा वो नहीं बोलेंगे तो मतलब अंग्रेज अपने द्वारा भी लागू कर सकते थे, शोषण कर ही रहे थे। 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये किसने सबसे पहले कहा था, मोतीलाल नेहरू ने। और इसी तरीके से इसमें बहुत संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था 1924 में। ये ध्यान रखिएगा, 24 में मांग की थी ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से जब मांग की गई थी, किसने मांग की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और जब कहा जाए संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। और संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक। अगर मांग के बारे में कहा जाए सर्वप्रथम, ये याद रखनी, सर्वप्रथम किसने की थी मांग, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और अगर कहा जाए कि ब्रिटिश सरकार से मांग किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू हैं।
और मूर्ति रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इनको जरा विशेष रूप से आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप सर्वप्रथम पर ध्यान रखेंगे तो तिलक जी अपने याद रखेंगे। अगर कहा जाए किसी से कहा है, किसी से मांग की है, तो मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। और मूर्ति रूप तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इसलिए आप ये याद इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि संविधान सभा जब प्रधानमंत्री होंगे तो उन्होंने ही मूर्ति रूप प्रदान किया होगा। थोड़ा आप लोग इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान योजना। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहाँ पर हुई और किस अधिवेशन में रखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। फैजपुर में 1936 में भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता था, मतलब कि एक प्रतिनिधि वहाँ पर 10 लाख प्रतिव्यक्ति होनी चाहिए। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। तो हैदराबाद में मुस्लिम शासक थे, तो उन्होंने वहाँ पे भाग नहीं लेना चाहते थे संविधान सभा में। इसी तरीके बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। बी आर अम्बेडकर मुस्लिम थे, कहा पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। यहाँ पर मैं कुछ आपसे बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर को। और अस्थायी चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ये 2 दिन के लिए मात्र हुए थे। कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो अगर आगे क्वेश्चन आता है तो मैं आपको हाँ आया है मैं बता देता। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये कई बार पीसीएस में आया हुआ है, और ये यही 9 दिसंबर 1946 को। इन्हें ये अस्थायी सदस्य के रूप में भी कहा जाता है। और 11 दिसंबर, मैं लिख देता हूँ आगे, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बन गए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। इन्हें ही BN राव कहा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे, 6 सदस्य अन्य थे, जो इस प्रकार हैं। कभी कभी ये पूछ देते हैं इनमें से कौन से 6 सदस्य नहीं था, तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इन 6 सदस्यों को एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। N गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र और DP खेतान। तो इसी तरह भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति का उल्लेख हुआ मिलता है। नंबर 1 क्या है? 2 अप्रैल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति। ये पूछते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई किताबों में आपको मिलेगा JB कृपलानी, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। JB कृपलानी कहीं भी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं या सदस्य अध्यक्ष कहीं नहीं रहे हैं, ठीक है। और तदर्थ झंडा समिति थे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये नोट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि किसी के सदस्य नहीं रहे। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। संविधान को पूर्ण रूप लागू होने तथा क्रियान्वित होने की जून तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे का अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं आगे और भी अच्छे वीडियो और बनाऊंगा और इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जो कमियां आज की वीडियो में रह गई हैं तो उनको मैं पूर्ण करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।